डिस्कस किया था, डेरिवेशन खत्म किया था, तुमको ये बताया गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली द वर्क डन जब आप यूनिट मास को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, समझा नहीं? तो उसमें जो तुम वर्क करता है दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उसको देखो। ध्यान से देखिए, जो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करके रखे हैं, लास्ट ईयर डेरिवेशन इसका खत्म किए, उसमें 2-3 पॉइंट एकदम दिमाग में बना के रखिए। सबसे पहला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये आखिर ये पोटेंशियल होता क्या है? दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पर यूनिट टेस्ट मास, करेक्ट ना? यूनिट टेस्ट मास को इंफिनिटी से लाके किसी पॉइंट पे रखने में जो अमाउंट ऑफ वर्क कोई एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म करता है, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास, पर यूनिट टेस्ट मास, यूनिट टेस्ट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगला चीज, फॉर एनी पॉइंट मास, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट मास है तो याद रखिएगा पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लास्ट ईयर आप डिराइव कर दिए थे gm/r, करेक्ट है ना? ये किसी पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू। हाँ, अगर आप इसमें यूनिट वाइज जाएंगे पोटेंशियल का तो देखिए जरा इसका यूनिट देख लीजिए। क्या हम इसके यूनिट को जूल पर केजी लिख सकते हैं? बोलो जी, जूल पर केजी। और बताओ जरा इसका डायमेंशन, वर्क बाय मास, वर्क पर यूनिट मास, डायमेंशन L²T-2। वर्क का डायमेंशन होगा, वर्क का डायमेंशन होगा ml²T-2 और पर यूनिट मास mm कट गया तो क्या ये है L²T-2। कोई दिक्कत? कोई नहीं, वेरी गुड। अब आइए कि अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा मासेस है, जैसे अभी तुमको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे मास है, मतलब 4 मास। अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा मास है, इट मे बी सिस्टम हैव नंबर ऑफ मासेस। अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारा मास है तो याद रखना कि नेट पोटेंशियल इज नथिंग एल्स बट सिंपली पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल ऑफ सेकंड, ऐसे ऐड करते जाओ पोटेंशियल ऑफ n तक। मतलब एक का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, तीसरे का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालिए और जोड़ दीजिए। आपको कोई मतलब नहीं है किसी डायरेक्शन से, बिकॉज यू आर डीलिंग विद स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या था? जैसे आपको हम क्वेश्चन दिए कि देख भाई आपके सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 मास है। आप इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए। देखिए फील्ड इंटेंसिटी निकालना मतलब वेक्टर सोचना है। अगर आप फील्ड इंटेंसिटी सोच रहे हैं तो आप वेक्टर की तरह सोचिए। ठीक है, तो वेक्टर में आप देख ही लो कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप फील्ड इंटेंसिटी सोचोगे सेंटर पे तो दैट कम्स टू बी 0। लेकिन जब आप पोटेंशियल सोच रहे हैं तो आप स्केलर सोचिए, इस मास का कितना होगा, फिर इस मास का कितना होगा, सब मैग्नीट्यूड निकालिए, चारों जोड़ दीजिए। क्या ये चारों का चारों इक्वल मैग्नीट्यूड का आ रहा? किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ -gm। एक मास से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्या ये जो हमारा डायगोनल है उसका आधा होगा, मतलब L/√2। अब आप इसी को जैसे सजा दजा के लिखना, लिख। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है? वेक्टर की स्केलर। स्केलर जब आप सोचिए तो उस मेंटालिटी से सोचिए जैसे आप स्केलर को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप फील्ड इंटेंसिटी सोचिए तो वैसे सोचिए कि जैसे आप किसी वेक्टर को हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, मेरे दोनों हाथ में ये 2 मार्कर, मेरे दोनों हाथ है ना इक्वल लेंथ का है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कोई।
ये दो मार्कर है, दोनों इक्वल मास का है। बताओ जो इन दोनों हाथ का ज्वाइंट पोजीशन है, ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बोलो। मान लो mm मास है, मेरे एक हाथ का लेंथ l है। बताओ जहां इन दोनों का ज्वाइंट है, समझ रहे ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बोलो। gm/l² × 2। एक का gm/l² इधर होगा, दूसरे का भी इधर ही होगा, दोनों वेक्टर ऐड कर लो। पोटेंशियल बोलो। माइनस नहीं लगाएगा, -2gm/l, सही है। चलिए अब 90 पे हो गया दोनों। बताइए जहां ज्वाइंट पोजीशन है वहां पे बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू √2gm/l², सही है। पोटेंशियल बोलो कितना बोला? हाँ, -2gm/l। तो डायरेक्शन में मतलब है अपोजिट कर दिया, आप बोलो फील्ड इंटेंसिटी 0, पोटेंशियल समझ गया किसको कैसे है। फील्ड इंटेंसिटी मतलब वेक्टर की तरह सोचना है, पोटेंशियल मतलब स्केलर की तरह सोचना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले रास्ते के लिए है ना तैयारी कर लीजिए, पहले आप कुछ पढ़ लीजिए, फिर आगे है ना एक बाउंड्री स्टार्ट होगा। हाँ सुनिए ध्यान से, अभी तक आप जो भी डिस्कशन किए उन सब में आप पॉइंट मास के इर्द गिर्द घूमे। कोई पॉइंट मास है तो यहां से r डिस्टेंस अवे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r²। कोई पॉइंट मास है तो वहां से r डिस्टेंस अवे पोटेंशियल -gm/r। लेकिन हर मास जो आपको दिया जाएगा वो थोड़ी ना पॉइंट मास रहेगा। जैसे आपके सामने है रिंग है, रॉड है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, मतलब एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन में आप काम कैसे करें। जब कभी भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वैसे केस में अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हम दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ दे देंगे अभी आपको, फिर उसके बाद चलते रहेगा डेरिवेशन, ठीक है। काम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस, आपको कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप मास के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर आप E एंड V निकालना चाहते हैं देन हाउ यू हैव टू वर्क, यूज कैलकुलस। बस इतना वर्ड बहुत है, जिसको थोड़ा कैलकुलस आ रहा है उसके लिए इतना वर्ड बहुत है, यूज कैलकुलस। सर कैलकुलस को यूज कैसे करेंगे? देखिए हम दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ दे रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। आज हमारा पूरा ध्यान E के ऊपर रहेगा, उसके बाद हम लोग अगले दिन V के ऊपर जाएंगे, लेकिन ये दोनों चीज एक साथ है ताकि आपको दोनों वेक्टर और स्केलर में काम करने का अंतर समझ में आए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ E, आप E का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपका पहला काम होगा फाइंड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब पढ़े हो। फाइंड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, पता करो भाई, तो देख के तुम पता करेगा। जैसे रॉड है तो 1 डायमेंशनल, रिंग है तो 1 डायमेंशनल, डिस्क है तो 2 डायमेंशनल, सॉलिड स्फीयर 3 डायमेंशनल। सेकंड, फाइंड प्रॉपर elementary part and its mass, उसका मास निकाल लो। एक एलिमेंट्री पार्ट अपने से सोच समझ के लेना है, और सोचना समझना क्या, पहले जो पढ़ा उसको याद रखना, ठीक है, उसको यूज करना है, निकालना है। थर्ड, राइट स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी DE ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है उसका एक स्मॉल DE निकाल लीजिए जहां निकालना है। फिर फोर्थ, ड्रॉ प्रॉपर
डायरेक्शन ऑफ DE एंड फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, और उसका कंपोनेंट्स निकाल लो। डी का डायरेक्शन बनाओ और उसका कंपोनेंट निकालो। जैसे डी मान लो x में है, चल भाई बढ़िया, y में कुछ होगा नहीं, y में है तो ठीक है, ये भी अच्छा बात, x में कुछ नहीं होगा। अब आ गया बीच में तो तुमको उसको x में भी तोड़ देना है, y में। अगर नहीं आया बीच में तो अच्छा, जिधर उधर लेके चलना। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर, अगर फील्ड x में चाहिए तो जो कंपोनेंट का x पोर्शन आया है उसको इंटीग्रेट करो, और अगर फील्ड y में चाहिए तो जो कंपोनेंट का y कंपोनेंट आया उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है। अब हम आपसे चाहते हैं कि आप बताएं कि अगर हम इसका पोटेंशियल वाला हिस्सा लिखना चाहें, हम तो नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, उसमें इसमें से कौन सा नंबर नहीं होगा? कौन नंबर नहीं होगा? फोर्थ नंबर नहीं होगा यार, वो डायरेक्शन नहीं बना सकते आप। और ना ही फिफ्थ होगा। फिफ्थ में EX और EY करके कुछ नहीं होगा, केवल होगा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dV। नहीं समझा? तो आप 1 नंबर छाप लीजिएगा भाई, फॉर कैलकुलेशन ऑफ V पोटेंशियल 1 उतार लेना यहां, ऐसे एरो नहीं देना तुम लोग। 2 3 4 नहीं, 4 की जगह पे सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dV। ओके, क्या समझा? कोई दिक्कत है भाई? नहीं, कंफर्म? ये 2 दिन का बुकिंग हो गया है। हाँ चलो, देखिए concept of gravitational field intensity of any rod, किसी भी रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास ये एक रॉड, इस रॉड में मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका अपना एक लेंथ है L और इसका मास M। आपके पास कोई एक पॉइंट है P यहाँ, जो इसके एंड से A डिस्टेंस दूर है, A है, B है, D है, कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा वैसे लेना। ठीक है, आपसे बोला गया भाई देखिए उस रॉड के कारण उस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू निकालना। ऑब्वियसली रॉड देखते हैं दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो मास का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट मास तो है नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे लेके चलना। अब आपका पहला काम ये होना चाहिए कि रॉड को देख के आप पहचान ले कि एक मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पहला काम। तो ये मास का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिखते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी लिखोगे दिमाग में है बहुत। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या इस केस में याद है लैम्डा आता है मास पर यूनिट लेंथ। अब बताओ रॉड के केस में आप एलिमेंट्री पार्ट क्या ये छोटा सा लेंथ ऐसे कट करते, याद करो। अब इस लेंथ को तुम क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखना चाहते हो? अगर आप इसको dx लिखना चाहते हो तो फिर यहां से यहां तक x लिखना, अगर तुम उसको dy लिखना चाहते हो तो फिर उसको y लिखना, मतलब ऐसा मिला जुला के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास dm मास आया, उस dm मास का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये लैम्डा इनटू dx होगा? 2 स्टेप कंप्लीट हो। ठीक है, उधर से मिलाते जाना। पहला स्टेप था मास का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना, दूसरा था प्रॉपर एलिमेंट्री पार्ट करके उसका dm निकालना। थर्ड क्या है? उसका d लिखना। तो ये dm है, यहां से यहां x का डिस्टेंस है, तो क्या इसका de का वैल्यू g इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा? थर्ड हो गया। चौथा क्या है? डायरेक्शन बनाना। बताओ अगर ये dm मास है तो p पॉइंट पे उसका e का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव x। मास की तरफ में होता है जी, यस कि
उससे दूर होता है, मास की तरफ होता है। ग्रेविटेशन में रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। कॉपी पे एक बार रिपल्सन लिखना, उसको अच्छे से काट। ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। तो ये डी है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ने का जरूरत नहीं कि ये तो एक्स में है, तो आप अगर यहां से ई निकालना चाहते हैं तो बस डी को इंटीग्रेट कीजिए, मतलब g डॉट dm बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसमें आ गया इंटीग्रेशन ऑफ g, यहां हो गया लैम्डा इनटू dx और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। सो e विल बी इक्वल्स टू g एंड लैम्डा इंटीग्रेशन x पे पावर -2 एंड dx। हाँ, अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर लिमिट कैसे लेंगे। आप ये बताइए, ये dx किसका हिस्सा है, रॉड का। रॉड का सबसे नजदीकी हिस्सा P पॉइंट से कितने दूरी पर, वहां देखो, रॉड का सबसे नजदीकी हिस्सा P पॉइंट से कितने दूरी पे, A पे, A पे, केवल A पे। रॉड का सबसे नजदीकी हिस्सा P पॉइंट से A डिस्टेंस पे है, तो x A होगा। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा कितने दूरी पे, A प्लस L, A प्लस L पे। तो आप लिमिट x का पुट करते चलिए, हम आपको बहुत अच्छे से लिख के दिखाते हैं कि हाँ भाई x a से लेके x a प्लस l तक लिमिट होगा, समझे क्या। छोटा सा काम है, कर लो। g हो गया, लैम्डा हो गया, यहाँ x पे पावर -1 बाई -1 हो गया, a से लेके a प्लस l तक, सही है। e विल बी इक्वल्स टू g लैम्डा, क्या करते इसको, a प्लस l पे पावर -1, a पे पावर -1 और नीचे एक माइनस है। अच्छा, नीचे का माइनस हटा दें तो एक बार में लिखते हैं g लैम्डा 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस l, करेक्ट है। ये e का वैल्यू, आप चाहिएगा तो लैम्डा जो पीछे आप निकाल के रखे m बाई l उसको लिख लीजिए, ये आपका मन, ठीक है। तो ये रहा हमारे e का वैल्यू। कहीं कोई दिक्कत समझने में, तो आप स्टेप्स यूज करेंगे, आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आइए दूसरा, रिंग के लिए बात करें। देख लो, कहीं किसी को डाउट है, बात कर लो, ठीक। कौन बोला, ठीक है ना। ये जो माइनस था उसमें ये पहले, ये बाद में लिखा होता, हम माइनस हटाए, इसको पहले लिख, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। वेक्टर में माइनस से क्यों डरता है, मान ले माइनस आ भी गया तो डायरेक्शन बता रहा हूं, वेक्टर से डील कर रहे हैं आप, ठीक है। आप इतना परेशान क्यों, समझ गए। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि ग्रेविटेशन में फोर्स और फील्ड माइनस में लिखा रहता है, बाय कन्वेंशन नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज अट्रैक्शन। फोर्स जहां अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है ना, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आओगे तो वहां अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होगा, तो वहां रिपल्सिव फोर्स को हम लोग प्लस से दिखाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स को माइनस से दिखाते हैं। अब ग्रेविटेशन वहां भी अगर पढ़ाना है तो ग्रेविटेशन हमेशा माइनस होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन है, समझे। तो कभी कभी ऐसे भी बातें होती है, इसलिए हम तुम्हारे माइनस को खारिज नहीं कर रहे। बहुत जगह हो सकता है -gm/r² लिखा है, e का वैल्यू -gm/r² लिखा है, परेशान नहीं, वहां -gm/r² क्या बता रहा है कि e इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, हमारी रिपल्सन नहीं होगा। सो ऐसा कुछ है नहीं कि सर माइनस आ गया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे बस रूल होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन को डिक्टेट करने का। आप लिख दीजिए बगल, नहीं लिखिएगा माइनस लगा दीजिए, पढ़ने वाला समझेगा क्या माइनस का मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी रिंग। कोई एक रिंग है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लोग उसके एक्सिस से निकालने जा रहे हैं। देख लो, ये सुंदर सा रिंग दिखाई दिया, और हम लोग इसके एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस अवे, इसका रेडियस r है, इसका मान लो मास m है। हम लोग उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे जो एक्सियल लाइन होता है उस पे फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। फिगर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बताइए, पहला स्टेप बताइए,
लीजिए, उधर देख लीजिए। पहला स्टेप बताइए, फाइंड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा लिख लो, मास वाइज का टोटल लेंथ 2 पाई आर। फिर एक एलिमेंट्री पार्ट कट करो, ठीक है, यहां पे कट कर लिया, एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया। मान लीजिए इसका लेंथ है डीएल, डीएल है कुछ भी ऐसा, डीएल लेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। हम उसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर लिखते हैं, वैसे आप चाहोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से थोड़ी देर में हम हटा भी देंगे, ठीक है। अभी आर लिखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पर? यस सर। ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे उस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का मास लिखने, तो क्या लैम्डा इनटू डीएल लिखते हैं? देखो सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या है कि वो जो डीएम आप माने हैं यहाँ पर, वहां डीएम की वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको मिल गया। तो क्या हम लोग डीई का वैल्यू लिख दें जी इनटू डीएम बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप आर नहीं मानना चाहते, मान लीजिए स्मॉल आर आप नहीं मानना चाहते, तो आपको बार बार क्या करना होगा? पूरा लिखना होगा। अभी हम लिख दें स्मॉल आर, बाद में हटा देंगे, ठीक है, लिखने से थोड़ा अभी बचता है। अब बताओ वहां पर चौथा स्टेप क्या है? डायरेक्शन बनाना। बताओ यहाँ पे डायरेक्शन डी का किधर बना है? इधर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीई, करेक्ट। इस बार तो भाई बीच में आ गई, यहाँ तो केवल एक्स में था तो हम लोग कोई कंपोनेंट नहीं तोड़े। तो अब आप खुद से एक एंगल मान लीजिए, ये एंगल भी हटा लेंगे हम लोग बाद में, ये एंगल भी हम लोग हटा सकते हैं। अगर एक्स और आर है तो हम लोग tan थीटा के फॉर्म में हटा सकते हैं, sin थीटा के फॉर्म में, जैसे हटाना हटा लेंगे। अभी लिखते हैं थीटा। तो मेरे डीई का एक कंपोनेंट ऊपर हुआ डीई का sin थीटा, और एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ हुआ डीई का cos थीटा। दिख रहा है सबको? डीई का cos थीटा, ठीक। आप अगर चाहते हैं x में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो d cos थीटा को इंटीग्रेट कीजिए। y में चाहते हैं d sin थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फिजिक्स में यहां से थोड़ा दिमाग और खोलेंगे तो आपको ऐसी चीजें बार बार आने वाली। बहुत बार मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब यहां मास दिखेगा तो उसके अपोजिट में यहां भी मास दिखेगा, यहां मास दिखेगा तो उसके अपोजिट में उधर भी मास दिखेगा। आप ऐसे ही देखो, जो मास यहां दिख रहा है, क्या इसकी सिमेट्री में मास यहां भी दिख रहा है? थोड़ा इसका हम फिगर बनाते, उसका हम फिगर बना के आपको खुद दिखाते हैं। वैसा ही एकदम देखो, यहां मास दिखेगा तो यहां भी दिखेगा, यहां का यहां भी दिख रहा है, यहां का यहां भी दिख रहा है। जरा देखिए, इसके बनने के बाद आपको एक आइडिया आने लगेगा। ये डीएम रहेगा, इसका भी यहां पे एक डीई होगा ना, वही एंगल थीटा होगा, तो इस डी का एक नीचे भी कंपोनेंट होगा डीई का sin थीटा, और एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ होगा डी का cos थीटा। बोलो सही है? अब अपना दिमाग करो, पूरे रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट, पूरे रिंग का डायमेट्रिकली अपोजिट जितना भी मासेस है, सभी का एक कंपोनेंट है जो एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, तो दैट विल कैंसिल्ड आउट, that will cancelled out. Only resultant will be created by the component which is de cos theta or along the axis. Resultant create कौन करेगा? वो de cos theta create करेगा। d sin theta देखो, यहां डायमीटर के अपोजिट में जो था वो लोग दोनों कैंसिल, फिर इधर वाला इसके साथ कैंसिल, इधर वाला, मतलब हर डायमेट्रिकली अपोजिट जो भी है वो सब कैंसिल हो रहा है। तो de sin theta वाला एक दूसरे को अपोज कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आपको इस बार अगर आप मैथमेटिकली इंटीग्रेट भी करेंगे, आप करेंगे भी अगर मैथमेटिकली, तो 5 मिनट के बाद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, वो आंसर जीरो है, ठीक है। 5 मिनट अगर आप बचाना चाहते हैं तो जो हम अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको याद रखिए, आप एक लाइन में लिख सकेंगे। ड्यू टू सिमेट्रिकल मास distribution, diametrically
opposite mass have dE sin theta components, d sin theta components which balanced out each other, so E net is only due to dE cos theta along the axis के along में किसकी वजह से काम कर रहा है? नेट फील्ड dE cos theta। ये लाइन समझ में आया सबको? तो अब आ जाइए सीधा एक काम के ऊपर कि नेट फील्ड जो है वो केवल dE cos थीटा की वजह से होगा। तो E net will be इंटीग्रेशन G डॉट dm by r square into cos थीटा। cos थीटा फिगर देखो ये थीटा है तो cos थीटा की जगह लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। अरे थीटा है तो बेस x है और हाइपोटेनस स्मॉल r है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं G बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटीग्रेशन dm, G बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा में x बाई r। अब आ जाओ dm की जगह पे, dm की जगह पे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl, इसमें भी लैम्डा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, gx बाई आर क्यूब लैम्डा। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा बात करने का एक जगह है। dl एक्चुअली रिंग का एक छोटा सा पोर्शन, तो इंटीग्रेशन हम लोग रिंग के पूरे मास का करते हैं। जीरो से स्टार्ट होगा, मान लो पहला पोर्शन जहां कट किया वही जीरो था। अगर पूरे रिंग का इंटीग्रेशन करना है तो जीरो से चलते हुए पूरा लेंथ कितना लेना होगा? 2 पाई आर। फिर से dl जो है वो हमारे रिंग का लेंथ है। अगर हम रिंग के किसी एलिमेंट्री पोर्शन से चलते हैं, जीरो से चलते हैं और रिंग का पूरा लेंथ उसमें आना चाहिए, तो जीरो से लेके कहां तक? 2 पाई आर, जीरो से लेके 2 पाई आर। ये समझा सब कोई दिक्कत? हमको दिक्कत, थोड़ा सा हम फिर बात। आप लोग में से कोई हमसे ये नहीं पूछा कि सर dE का आप नीचे वाला कंपोनेंट d sin थीटा लिखे, लेकिन फिर अगर d cos थीटा की जगह तो इसमें 2 आएगा ना। वेरी गुड। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ 2d cos थीटा भी लेके बना सकते हैं। अगर आप 2 लगा दिए हैं तो ऑलरेडी आप ये मान रहे हैं कि आधा कंसीडर कर चुके, तभी तो 2 लगाएं। तो उस समय लिमिट 0 से पाई आर तक चलेगा। कहां तक? 0 से पाई आर, क्योंकि आधा में 2 लगा के आप मान चुके। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? बिकॉज हम लोग 2 नहीं लगाए थे इसलिए लिमिट कहां से कहां चल रहा था? 0 से 2 पाई आर तक। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जगह कम है, थोड़ा दिमाग दौड़ा। dl का इंटीग्रेशन l होगा, ठीक है, l होगा। 0 से 2 पाई आर पुट करेंगे तो ये ओवरऑल सॉल्व करके 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं gx बाई आर क्यूब लैम्डा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्या आ जाए यहाँ? कहां गए? यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर का मतलब मास ऑफ रिंग है ना। ठीक है, सो योर फाइनल फील्ड इंटेंसिटी G, देखते जाना भाई, लैम्डा इंटू 2 पाई आर m x, और जो स्मॉल r है वो क्या था? वो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 1/2 था। ये क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 1/2 है, और यहाँ 3 लगा हुआ है तो क्या ये 3/2 है? This is the gravitational field intensity at any point on the axis of ring. Gravitational field intensity at any point on the axis of ring. कोई भी रिंग अगर है तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। पहला बात, कैसे सेंटर की तरफ आया? तो ये कैंसिल था, खाली ये बचा, सेंटर की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड होता है gmx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2।
यहाँ r किसको स्टैंड करता है? रेडियस ऑफ रिंग। x किसको स्टैंड करता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग। m किसको स्टैंड करता है? मास ऑफ द। कोई दिक्कत है? नोट करो। ये सबका देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर या हॉलो स्फेरिकल शेल, बी केयरफुल। खास तौर पे इस लाइन के बाद की स्कूल में इसका काम नहीं है, बी केयरफुल। तो कहीं ना कहीं तो काम है, चले पड़ा तो स्कूल में काम नहीं है तो ठीक। इधर हॉलो स्फीयर में आप खड़े हैं, हॉलो स्फीयर है, एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर है, उसके इर्द गिर्द में आप खड़े हैं। आप बताइए कहां खड़े? एक पॉइंट बोलना है, उसके बाउंड्री पे। चलो वेरी गुड, ये बाउंड्री पे खड़ा होता है। आप बोलिए आप कहां खड़े? उसके बॉटम में नहीं होता, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। और तीसरा आप कहां खड़े? वो भी अंदर ही आता है। अगला उससे बाहर। और तीन छोड़ के और आप कहीं खड़े हो सकते हैं, या तो आप उसके अंदर रहेंगे, या आप सरफेस पे रहेंगे, या बाहर रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो वही 3 पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हम आपको एक साथ वैल्यू दिखा रहे हैं सीधे स्केल। ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m ले लेना, इसका रेडियस है अपना r। अब हम आपके सामने 3 पॉइंट दिखा रहे हैं। सेंटर से एक पॉइंट यहां है P1, आप आउटसाइड का बात कर रहे हैं। सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा। दूसरा आप सरफेस पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए P2 पॉइंट है, सरफेस पे है, जहां स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। और थर्ड पॉइंट P3 है, अंदर है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, सब डिस्टेंस सेंटर से, ओके, ये इनसाइड है। इन तीनों पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है, विदाउट डेरिवेशन हम डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं, सो थोड़ा ध्यान रखें। बाहर में होता है gm बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर, सरफेस पे होता है gm बाई r स्क्वायर, और अंदर में होता है 0। अंदर के किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे, इवन सेंटर भी ले लो, कहीं भी ले लो, हमेशा ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0। कारण है अंदर में जब आप जाते हो ना, तो हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड को बैलेंस कर देता है, और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट स्फीयर बिकम्स 0। बट सरफेस पे और सरफेस के बाहर आप पढ़ रखे हैं शेल थ्योरम, पूरा का पूरा मास कहां कंसंट्रेटेड है? सेंटर में। तो अगर आप इस पूरे मास को सेंटर पे लीजिएगा तो यहां से r भी डिस्टेंस आएगा ना, तो gm बाय r स्क्वायर, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस आएगा gm बाय r, ठीक है। ग्राफिकली आइए, ग्राफिकल वैल्यूएशन देखिए कि आखिर ये फील्ड इंटेंसिटी ग्राफिकली कैसे वैरी करना है। ये फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। फिर से हम लोग इसको r इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर, r इक्वल्स टू r सरफेस, r ग्रेटर देन r आउटसाइड, यहाँ r लेस देन r। तो जरा देखना, लेस देन r कहने का मतलब आप सरफेस के अंदर है, तो सरफेस के अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 है, करेक्ट ना? ये 0 वाले लाइन पे है ना। फिर जैसे ही तुम सरफेस पे बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद फिर से इनवर्सली E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर।
तो जब आप बात करते हैं हॉलो स्फीयर का तो फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होता है, कितना होता है, gm/r। कहां होता है, सरफेस पे। कितना होता है, gm/r। कोई दिक्कत नहीं। तो हॉलो स्फीयर के केस में दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू, दिमाग में रखना। आज थोड़ा सॉलिड स्फीयर पे gravitational field intensity of solid sphere पे gravitational field intensity यह हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर में मास भरा हुआ है, मास का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका भी मास आप m ले लो, इसका रेडियस आप कैपिटल R ले लो, और फिर से आप सोचो तो आपके पास 3 पॉइंट, आप इसके बाहर सिचुएटेड हो सकते हैं जहां स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, आप इसके सरफेस पे हो सकते हैं जहां स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, और आप इसके अंदर हो सकते हैं, सरफेस के अंदर हो सकते हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। शेल थ्योरम जो तुम पढ़े थे उसमें लिखाया गया था हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए एक जैसा काम होता है। तो बाहर वाला और सरफेस के लिए फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता, gm/r², और यहाँ पे gm/r², करेक्ट। अंदर में बदल जाता है, जैसे यहाँ का अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर में 0 नहीं होता, एंड इट इज gmx/r³। कितना है, x नहीं r लिए थे ना, gm/r जहाँ स्मॉल r क्या है, कहां से, सेंटर से। जहाँ स्मॉल r हमेशा सेंटर से डिस्टेंस है, सरफेस सरफेस से नहीं है, सेंटर से डिस्टेंस से स्मॉल r, gm/r/r। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखिए ध्यान। ये आपके पास फील्ड इंटेंसिटी, ये सेंटर से डिस्टेंस, r = 0 आप सेंटर पे हैं, r = r सरफेस पे हैं, r > r बाहर हैं, r < r अंदर है। देखिए क्या नहीं बदला है, बाहर और सरफेस वाला तो इक्वेशन दोनों जगह एक जैसा है, तो बाहर और सरफेस वाला जैसे था वैसे बना दो। जो बदलाव हुआ है वो केवल अंदर हुआ। यहाँ पे अंदर में फील्ड इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पे है gm/r/r, तो 0 का 0। लेकिन यहाँ पे तुम जरा गौर करेगा तो क्या ये स्मॉल r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्मॉल r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सेंटर से जितना दूर जाइएगा स्मॉल r बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूविंग इन दिस वे, E प्रोपोर्शनल स्मॉल r। देखते हैं आप कितना याद करके बैठे। इसी तरह का कॉपी पेस्ट ग्राफ पहले पढ़ा है, कहां, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तुम लोग को याद है, यहां देखो gm/r² के जगह स्मॉल g, तो फिर स्मॉल r बाई कैपिटल R बच जाता। ठीक है, जहां जहां आप देख रहे हो gm/r², ये तो पूरा फॉर्मूला स्मॉल g का है। बस आज तुम किसी सॉलिड स्फीयर का पढ़ रहे हो और उस दिन तुम किसी प्लैनेट का पढ़ रहे थे। प्लैनेट इज आल्सो सॉलिड स्फीयर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एकदम ऐसी चीजें क्लियर है।